बट मास्क उतार लें क्या? स्वाति विजय जयपुर सांगानेर की रहने वाली हैं। यस सर। और वैसे प्रताप नगर में रह रहे हो? प्रताप नगर भी सांगानेर में ही है। स्वाति शब्द का क्या अर्थ है? सर एक्चुअली ये इसका अर्थ है, एक तो अमृत की आखिरी बूंद, और स्वाति एक नक्षत्र भी होता है। अमृत की आखिरी बूंद? यस सर। आखिरी कैसे? सर जैसे आखिरी मतलब अमृत की आखिरी बूंद, जो उसके बाद कोई अमृत नहीं है। किसकी किसी मटके में अमृत है वो खत्म हो जाए या? हाँ मतलब। अच्छा, मतलब इसके बाद अमृत नहीं है। स्वाति नक्षत्र भी है? Yes, नक्षत्र बड़ा ठीक है। सांगानेर की इन चीज़ों के लिए जाना जाता है? सर सांगानेर उसके प्रिंट के लिए, सांगानेरी प्रिंट के लिए, जो कपड़े पे रंगाई छपाई होती है तो वहाँ पोल्यूशन की भी समस्या है? यस सर, वाटर पोल्यूशन की सर, क्योंकि जो भी रंगाई छपाई का पानी होता है ना, तो लोग जो वहाँ जो पानी होता है उसे डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं, जो भी वहाँ पे तो वाटर। कोई वहाँ एक्ट वगैरह लागू नहीं किया क्या भी आप जो है इसका ट्रीटमेंट करके और फिर पानी को आगे? सर एक्ट वगैरह लागू है, लेकिन सर एक्चुअली मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन लोग उसको इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर तो अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है धीरे धीरे। यस सर। तो पानी के पीने के पानी की कोई फ्लोराइड वगैरह भी है क्या सांगानेर में? यस सर, बहुत ज़्यादा। लेकिन सर अभी जब से बिसलपुर का पानी आने लगा है तब से इतनी प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बिसलपुर का पानी कहाँ में लेते हो फिर? यस सर। अच्छा, जयपुर में जो किले हैं उनके बारे में बताओ, कौन कौन से किले हैं? सर हवा महल है और किला है, हवा महल किला है। सर नाहरगढ़ किला, जयगढ़, आमेर का किला। इनके बारे में कुछ बताओ। देखिए, ये ये जो आमेर का किला है ये किसने बनवाया है? सर आमेर का किला सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया, और सर इसमें 7 सेम महल हैं जो उसने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे, 7 रानियों के लिए। अच्छा। सर उसी के लिए बहुत फेमस है। इसमें एक पड़ाव रेस्टोरेंट भी है जो आरटीडीसी रन करता है, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट। सर अभी इसमें एक वैक्स म्यूजियम भी खुल गया है। वैक्स म्यूजियम? यस सर। उसमें स्टैचू वगैरह? यस सर। और दूसरे किले हैं 2? और सर जैसे जयगढ़ है सर, जयगढ़ तो सबसे एशिया की सबसे बड़ी तोप के लिए जाना जाता है, जयबान तोप के लिए। और सर आमेर का किला है जो बहुत फेमस है, जिसमें शीश महल भी हैं और भी बहुत से उसके अंदर ही महल हैं। कोई केसर वेसर की खेती भी होती थी? यस सर, आमेर के महल में होती थी। कहते हैं कि दूर से खुशबू आ जाती थी जयपुर की। यस सर। तो क्लाइमेट तो सूट नहीं करता, फिर कैसे हो जाती? चलो, ये जो पंचायती राज है इसके अंदर अब सोशल ऑडिट भी लागू की गई है। तो सोशल ऑडिट से आप क्या समझते हो, क्या चीज़ है सोशल ऑडिट? और पंचायती राज का भारत एक डेमोक्रेसी है, आपको पता है? तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पंचायती राज का क्या महत्व है? भाई डेमोक्रेसी है, उसमें पंचायती राज भी लागू हुआ, तो उससे क्या फ़ायदा है उससे डेमोक्रेसी में? सर ये तो एक मतलब एक टियर है कि हर लेवल पे हम चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुंच पाएं, तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है। हाँ यस सर। तो हम लोगों तक पहुंचने के लिए हमने एक सिस्टम, एक तरह का एक टियर बना दिया। हाँ, तो ये कहे ना कि भी आप डिसेंट्रलाइजेशन का इसका उद्देश्य है लोगों की सहभागिता बढ़े। तो ये तैयारी करके जानी चाहिए इन चीज़ों की सबकी। और रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स, कौन सी बुक पढ़ी अभी लेटेस्ट? सर लेटेस्ट तो अभी ऐसे में नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन सर मैंने जो बहुत लेटेस्ट पढ़ी है, एक वन इंडियन गर्ल पढ़ी है बाय चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल? Yes, चेतन भगत क्या है इसमें, मतलब किस पे है ये? सर एक मतलब एक लड़की होती है जो बहुत मतलब लुक्स वाइज बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल होती है।
तो जब बात उस सर पूरी स्टोरी के अंदर उसकी शादी से रिलेटेड बताया। वो गोल्ड एंड सैशे करके एक बैंक है सर, बहुत फाइनेंस एंड ऑडिट का सर, उसमें वो जॉब करती होती है। तो उसका पैकेज बहुत हाई होता है, जो नॉर्मल मेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल होती है। तो सर उसी की शादी में ऐसा होता है कि जो उसका फियांसे होता है वो उससे कम अर्न करता होता है, तो उसको पूरी लिमिट्स बताते कि नहीं आपको ज़्यादा मतलब पूरी एक हर उसकी लड़की की एक लिमिट बताते हैं कि आपको ऐसे, एक लड़की को इतना अर्न नहीं कर सकती, एक लड़की को हमेशा अपनी लिमिट में रहना चाहिए, एक लड़की ये नहीं कर सकती। तो सर उसी से रिलेटेड है, सामाजिक चीज़ों को बताया गया है कि एक लड़की को लिमिट में बांधा गया है, लेकिन जो एक्चुअली में जो गर्ल है वो बियॉन्ड द लिमिट है उसमें। हाँ वो तो ठीक है, पर आमतौर पे तो जैसे दूल्हे को तो जब डिमांड देखते हैं अखबारों में तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है उससे, और किसी भी हालत में लड़की से कम कमाने वाला नहीं होना चाहिए, ये भी भारतीय उसमें मानते हैं। यस सर। चलो वो एक अलग सी बात हो गई। और कौन सी बुक्स पढ़ी आपने? सर उसके अलावा सर ऐसे तो मैं मेनली जो मतलब मेरे को जो इंटरेस्ट आता है सर वो मैं लव नॉवेल्स ही पढ़ती हूँ। मैं उसके अलावा ऐसे बहुत नॉवेल्स पढ़ी मैंने लव नॉवेल्स बहुत सारी है, लगभग 10-12 नॉवेल्स पढ़ी होगी। फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन, वो पढ़ी है एक। उसके अलावा द नोटबुक पढ़ी है, और कैन लव हैपन ट्वाइस बाय रविंद्रनाथ, और भी सर बहुत सारी। तो रविंद्रनाथ के आपने ये पढ़ा, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र हाँ ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला? यस सर। कब मिला सर? ईयर तो मुझे नहीं पता। किसके लिए मिला सर? बुक कौन सी थी? आनंद मठ। अच्छा, तुक्केबाजी भी कर लेते हो, ठीक है। नहीं सर, थोड़ा कुछ चीज़ें सर मेमोरी में सेव होती है, लेकिन उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर दी। और कोई बुक, कोई इतिहास से रिलेटेड, कोई संस्कृति से रिलेटेड, वो आपने नहीं पढ़ी? मतलब ये बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। चेतन भगत ने तो कई किताबें लिख दी। नहीं सर, एक 3 मस्कीटियर्स भी पढ़ी है उसकी। किसकी? चेतन भगत की। 3 मस्कीटियर्स तो एक बुक और थी, किसी राइटर की भी थी, सुना है कोई? सर सुनी तो है पर चलो कोई बात नहीं, बुक्स पढ़ना तो अच्छी बात है, और बुक्स जो है कहते हैं सबसे अच्छा फ्रेंड भी आपकी बुक्स होती हैं, और आप में कॉन्फिडेंस भी आप कहते हो बहुत है, और पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी से क्या समझते हो, क्या चीज़ पॉजिटिव है? सर मुझमें ये पॉजिटिव है कि सर जैसे कभी कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लाइफ में आप बहुत फेल होते हो बहुत सी चीज़ों में, तो सर मतलब उन फेलियर्स से कभी मैं ऐसे नहीं होती हूँ कि अरे यार मैं फेल हो गई हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। नहीं, मैं 2-3 दिन लगते हैं, 1-2 दिन खुद को, लेकिन फिर वापस कि नहीं हमें तो ये अचीव करना है, मतलब करना है। तो लाइफ ने में कुछ डिसाइड किया हुआ है, तो सर जब तक वो मतलब वो अचीव करना है, चाहे लाइफ कुछ भी हो। मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। हाँ स्वाति जी, आपने 2016 में SKIT से बीटेक की है, देन उसके बाद में 2018 में स्ट्रक्चरल RTO से MTech किया है। अच्छा, तो आप मेरे को बताएंगे कि स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग भी होगा, तो जैसे फुटिंग होती है, जब फुटिंग की डिज़ाइन करते हैं तो उसके कौन कौन से मोड ऑफ फेलियर होते हैं? सर उसमें 3 फेलियर्स होते हैं, एक बाय मोमेंट, बाय वन वे शियर एंड बाय 2 वे शियर। अच्छा, ये शियर को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्या रीजन है इसका? सर एक जो है वो पंचिंग शियर है, जो कि कॉलम के वजह से हो रहा है। लाइक जैसे एक कॉलम है वो पंच कर सकता है और बिल्कुल निकल के बाहर जा सकता है, एक वो पंचिंग शियर है। और एक जो है वो जो सॉइल की वजह से जो लग रहा है वो शियर है। सॉइल की वजह से कैसा शियर लग रहा है? सर जो जैसे जब फुटिंग सेटल होगी उसके बाद जो डिस्प्ले हम फेलियर मानते हैं दो, एक सेटलमेंट और एक शियर फेलियर। तो सर जब सेटल हो किसी भी वजह से सेटल होगी तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी सॉइल का लग सकता है। उसकी जो आप जो वन वे शियर बता रहे हो उसकी वजह से सॉइल फेल होगी या फिर आपकी फुटिंग फेल होगी? फुटिंग फेल होगी लेकिन सॉइल के प्रेशर की वजह से।
और वो कॉलम के प्रेशर की वजह से फेल और एक कॉलम के प्रेशर की वजह से। अच्छा, ये कुछ ऐसी फिनोमिना स्लैब के अंदर में भी होती है? यस सर, ये पंचिंग शेयर वाली। कौन से स्लैब में होती है? फ्लैट स्लैब में। अच्छा, इसका प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? सर इसके लिए हम एक ड्रॉप पैनल और एक कॉलम में कैपिटल लगा देते हैं। अच्छा, ड्रॉप पैनल किस में लगाते हैं? स्लैब में, और कैपिटल लगा देते हैं हम कॉलम में। अच्छा, ये जो थिकनेस इंक्रीज करते हैं वो स्लैब की इंक्रीज करते हैं या कॉलम की इंक्रीज करते हैं? तो ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है ड्रॉप, क्या होता है? सर ड्रॉप हम स्लैब के अंदर एक एक्स्ट्रा जो थिकनेस है वो दे देते हैं स्लैब को। स्लैब के अंदर थिकनेस इंक्रीज करते हैं, Yes, मतलब कॉलम के सराउंडिंग स्लैब की थिकनेस इंक्रीज करते हैं, Yes, या फिर कॉलम की स्लैब thickness- की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं ड्रॉप पैनल में। कुछ डायमेंशन फिक्स है इसकी, कुछ कॉलम के रेस्पेक्ट में रेशो? कहीं पे आपने फ्लैट स्लैब देखी है? यस सर, मैंने यहाँ एयरपोर्ट के पास में एक बिल्डिंग बन रही थी। एयरपोर्ट जो जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट है सर, उसके वहाँ पे एक होटल हयात शायद बन रही है सर, उसमें फ्लैट स्लैब देखी थी हमने। और कहीं पे नहीं देखी आपने? सर और सर गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ पे भी देखी है। सिटी के अंदर? यस सर। राधा गोविंद जी का सिटी में है वो, या फिर जो जगतपुरा में? नहीं सर, जो सिटी में है वो। सिटी में है, उसमें तो अच्छा, कभी आप पार्किंग लॉट्स में भी नहीं गए होंगे? यस सर, वहाँ भी देखी है। वहाँ पे भी देखे होंगे। अच्छा, ये जो बैराज होते हैं और एक होते हैं डैम होते हैं, तो बैराज और डैम एक ही चीज़ है या अलग अलग है? सर एक वाटर प्रिवेंटिंग स्ट्रक्चर और एक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है। मतलब जो डैम्स हैं वो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा। और जो बैराज हैं वो वाटर को ओवरफ्लो करने में प्रिवेंट करते हैं, वो कोई स्टोरेज में रोल प्ले नहीं करते हैं कि जब एक्स्ट्रा वाटर जब आएगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। अच्छा, ये सिस्टर्न क्या होता है? सिस्टर्न्स सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, टिलेज? सर ये इरिगेशन में टर्म्स पढ़े हैं सर, हाँ, टिलेज इरिगेशन से रिलेटेड ही है। सर सॉइल को हम पहले सर अगर मैं सही हूँ तो सर, जैसे जो सॉइल को पहले हम जो कोई भी हम क्रॉप है उसको बोने से पहले जो सॉइल को मतलब कल्टीवेशन क्या होता है फिर? कल्टीवेट करना तो ग्रो करना किसी भी उसको क्रॉप को। टर्म आती है ना, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, पता है कभी? यस सर, सॉइल को ग्रो करना, कल्टीवेट करना, Soil उसको को कैसे पूरी grow करना मतलब? प्लांट को ग्रो करना, कल्टीवेट करना, उसको नेसेसरी कंडीशंस एक चीज प्रोवाइड करना। है कि अगर आपको कोई सॉइल है, इनफर्टाइल एरिया है, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है सॉइल की, तो क्या कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करोगे, क्या करोगे आप उसके अंदर? सर जैसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि वो इनफर्टिलिटी है किसकी वजह से, जैसे अगर उसमें लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग है, या सॉल्ट मतलब सॉल्ट वगैरह। वाटर लॉगिंग की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है? यस सर, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है तो। किस वजह से होती है वाटर लॉगिंग? सर अगर वाटर जो है वो सीप हो के प्लांट की रूट्स तक या प्लांट्स के किसी भी पार्ट को सैचुरेट कर देगी, तो उसे वाटर लॉगिंग बोलेंगे कि प्लांट के अंदर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। इसके रेमेडीज क्या हैं? सर लीचिंग एक फिनोमेना होता है, लीचिंग, या फिर सब ड्रेनेज सिस्टम हम प्रोवाइड कर दें जिससे हम उस वाटर को अंडरग्राउंड ड्रेन से निकाल सकें। लीचिंग में कौन सा केमिकल ऐड करते हैं या क्या चीज़ करते हैं? सर वाटर को यूज़ करते हैं जिससे जो भी एक्सेसिव सॉल्ट वगैरह जमा हो गया है उसको उससे फ्लश आउट कर देते हैं। ओनली वाटर को यूज में लेते हैं। अच्छा, आपने एक SAR सार पढ़ा है? यस सर। क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या होता है ये? सर इससे हम ये पता करते हैं कि उसमें कितना मतलब वो सॉइल हमारे काम की है भी या नहीं भी। सर इसमें S1 S2 हमने 4 कैटेगरीज में सॉइल को डिवाइड कर देते हैं इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। सर इसका फॉर्मूला होता है एक सोडियम Na+ अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में √ऑफ कैल्शियम +2 + Mg+2/2। और सर सारी क्वांटिटी जो है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर है। और अगर जो सॉइल्स हैं वो S1 S2 के अंदर है तो ठीक है, और S3 S4 को तो हम बिल्कुल हटा देते हैं, और S3 को हम उसको ट्रीट करके और यूज़ कर सकते हैं। वो भी S3 को ट्रीट करके यूज करते हैं या S2 को करते हैं?
या S1 S2 को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं? S1 S2 को यूज़ कर लेते हैं और सर S4 को तो रिजेक्ट कर देते हैं, और S3 को भी हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए करते हैं जैसे टोबैको हो गई, जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, फीडर केनाल और कैरियर केनाल क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सर नाम से सर जैसे फीडर को शायद हम फीड करते हों, और कैरियर जो खुद से मतलब जिसमें हम फीड नहीं करते हों किसी और का वाटर। नाम से तो कोई जरूरी नहीं है, जो नाम लिखा हो उसी हिसाब से हो। सॉरी सर। ठीक सर। स्वाति जी, यस आप जयपुर के हो ना? यस। हवा महल की बात हो रही थी अभी, आपने बताया था हवा महल जयपुर का देखने योग्य स्थान है। एज ए सिविल इंजीनियर आप हवा महल को किस तरह से देखते हैं? सर सबसे पहले तो हवा महल बहुत ही मतलब यूनिक है, क्योंकि इसका कोई हमने इसमें कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही अलग बात है, क्योंकि इसमें किसी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, मतलब कोई एयर कंडीशनर की नीड नहीं है। अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको खुद से ही वहाँ की विंडोज़ 953 विंडोज़ है सर उसमें, तो उसकी विंडोज़ से ही आपको इतना अच्छी हवा वगैरह लगेगी कि आपको किसी और आर्टिफिशियल कूलिंग की नीड नहीं है वहाँ पे। और हवा महल क्यों बनाया था राजा ने? सर ताकि उनकी मतलब जो रानियां हैं और उनकी जो दासियां हैं वो वहाँ पे रह सकें, और मतलब पब्लिक के मतलब वो पूरा सब कुछ देख पाए वहाँ से, और उनको कोई ना देख पाए ऐसे। अच्छा, तो वहाँ से कोई दिखता नहीं है वहाँ बैठा हुआ? हाँ सर, मतलब विंडोज़ वगैरह पे, लेकिन वो लोग पूरा देख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। शीश महल क्या है? सर वहाँ पे मतलब कांच का पूरा सीलिंग दी हुई है वहाँ पे, और वॉल्स वगैरह में भी। तो सर जैसे हम लोग उन्हें वहाँ पे विज़िट किया था, वहाँ पे उन्होंने मतलब एक लाइट या कुछ एक कैंडल ब्लो करते हैं, और वो पूरी सबके उसमें उसका रिफ्लेक्शन जो है कैंडल का, वो पूरे उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखा था। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा लगा आपको उसका कांच का? एज ए सिविल इंजीनियर देखना आपको उसको, कैंडल जला के भी देखनी है? सर इतना याद नहीं। अच्छा अच्छा। आप नोवेल पढ़ते हो, चेतन भगत के नोवेल आपको अच्छे लगते हैं, क्या उनको कोई पुरस्कार मिला है अभी, चेतन भगत जी? यस सर। चलो छोड़ो। चेतन भगत मैंने सुना है इंजीनियर है? यस सर, IIT से पास आउट हैं वो। कौन से IIT से? सर थ्री इडियट्स उनका ही नोवेल था? यस सर, Three तो 3 मस्केटियर्स का ही। अच्छा, तो वो आपने पहले ही पढ़ लिया था मूवी आने से पहले ही, या फिर मूवी आने के बाद? सर मूवी आने के बाद। मूवी आने के बाद तो अच्छा लगा? मूवी आने के बाद भी अच्छा लगा क्या? हाँ सर, जैसे बहुत सी नॉवेल्स है सर, जैसे हैरी पॉटर वगैरह हैं। उसमें नोवेल में और मूवी में क्या अंतर था? थ्री इडियट्स मूवी थी और जो चेतन भगत जी का जो नोवेल था, उन दोनों में कुछ अंतर था थोड़ा बहुत? कई जगह हाँ मैंने सर, देखा अंतर है। बहुत डिफरेंस तो था सर। हाँ। वो काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन में देते हैं सब चीज़ें, और सर मूवी में वो चीज़ें इतनी शो नहीं हो पाती सर। लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो ध्यान नहीं था। स्लैब और कॉलम में क्या अंतर होता है बेटा? सर स्लैब जो है वो लोड को, जो भी बीम्स हैं जो अपना लोड देती है उसको स्लैब लेती है, स्लैब फिर वो कॉलम को ट्रांसफ़र करती है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो कंप्रेसिव लोड लेता है। अच्छा, कंप्रेसिव लोड लेता है। यस सर। अगर टेंसाइल लोड दे देते इसको? तो सर वो सर टेंसाइल लोड दे देंगे तो सर वो मतलब उसके लिए वो डिज़ाइन नहीं होता है। तो सर या तो हमें टेंसाइल लोड देना है तो हमें किसी एक उसके कर्न जोन में ही देना होगा, ताकि वो उसको रेजिस्ट कर सके, वरना वो फेल हो जाएगा। अच्छा, फेल हो जाएगा। डैम की बात चल रही थी अभी, डैम की बात कर रहे थे आप। डैम, हाँ, डैम बनाने के लिए मुझे मॉडल बनाना है। डैम आपका प्रोटोटाइप है?
मुझे मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने के लिए कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं जिनको मैं फॉलो करवाऊँ? सर 3 सिमिलरिटीज़ है, ज्योमेट्रिक, डायनेमिक और काइनेमैटिक। सर ज्योमेट्रिक में तो हम जो प्रोटोटाइप और मॉडल है उन सबकी जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर रेशियो में होनी चाहिए। अच्छा। और सर जो डायनेमिक है उसके लिए जो फोर्सेस हैं उनका रेशियो, जो भी पॉइंट्स हैं कंसीडरेबल पॉइंट्स, उनका रेशियो सेम होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप में। और काइनेमैटिक में जो भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सब के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे सेम होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप में। कोई बॉडी डायनेमिक सिमिलर है तो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तब बॉडी डायनेमिक सिमिलर होगी? सॉरी सर। डायनेमिक सिमिलर है बॉडी, तो क्या काइनेमेटिक सिमिलर होगी या ज्योमेट्रिक सिमिलर होगी? सर डायनेमिक सिमिलर है तो उसके जो भी फोर्सेस हैं वो सब सिमिलर होने चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ 3 प्रकार की सिमिलरिटीज आपने बोली, यस सर। है ना? ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटीज, काइनेमेटिक सिमिलरिटीज और डायनेमिक सिमिलरिटी। अगर कोई बॉडी काइनेमेटिक सिमिलर है तो वो क्या ज्योमेट्रिकल सिमिलर होगी? सर वो ये अलग अलग हैं तो सर अलग होनी चाहिए। और सर अगर है तो जैसे सर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपने आप में जो है वो लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो सर वो सिमिलर। तो मैं ये कह दूं कि कोई बॉडी ज्योमेट्रिकल सिमिलर है तो वो जरूरी नहीं कि वो काइनेमेटिक सिमिलर होगी। लेकिन कोई काइनेमैटिक होगी तो वो ज्योमेट्रिक हो सकती है। अच्छा, यस सर। ये रिलेशन है। और डायनेमिक सिमिलर है तो क्या वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर होगा या फिर काइनेमेटिक सिमिलर? सर दोनों ही सिमिलैरिटी होगी फिर उसमें। होनी चाहिए। यस सर, होनी चाहिए। कोई बॉडी ज्योमेट्रिकल सिमिलर भी है और काइनेमेटिक सिमिलर भी है तो क्या वो डायनेमिक सिमिलर होगी? यस सर। पक्का होगी? यस सर। अच्छा, ज्योमेट्रिकल सिमिलर है बॉडी और काइनेमेटिक सिमिलर है। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में आपने बोला अभी कि ये यहाँ पर डायमेंशन का रेशियो सेम होने चाहिए, है ना? और काइनेमेटिक सिमिलरिटी में आपने बोला कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। और डायनेमिक सिमिलरिटी में आपने बोला कि फोर्सेस का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर कोई बॉडी ज्योमेट्रिक और काइनेमेटिक सिमिलर है उसमें तो फोर्सेस का रेशियो आया ही नहीं, तो वो डायनेमिक सिमिलर कैसे है? सर लेकिन हम फोर्सेस का रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं ना कि जैसे फोर्सेस हैं वो क्या है, जैसे अगर हम कोई फोर्स लेते हैं तो क्या है वेलोसिटी इनटू जो भी उसका वेलोसिटी इनटू फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी है, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो सर एक्सेलरेशन काइनेमैटिक वो आ गया, ठीक है। मास कहाँ सिमिलर हुआ बताइए? क्या ज्योमेट्रिक सिमिलर और काइनेमेटिक सिमिलर में मास सिमिलर हुआ? सर लेकिन हम एक रिलेशन ये दे सकते हैं ना कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से कर सकते हैं उसका, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम लिख सकते हैं सर। तो सर वॉल्यूम तो आ गई उसमें, ज्योमेट्रिकल में डायमेंशंस आ गई सर उसकी। अच्छा, और डेंसिटी कहाँ गया सर? चलो छोड़ो, कोई बॉडी का हमें प्रोटोटाइप बनाना है और मॉडल बनाना है, तो मॉडल प्रोटोटाइप से छोटा होगा या बड़ा होगा? सर कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा होगा बड़ा होगा सर, वो कोई भी साइज हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है सर कुछ केसेस में। बड़ा प्रोटोटाइप बताइए मुझे, बड़ा मॉडल बताइए, किसी प्रोटोटाइप का बड़ा मॉडल। किसी प्रोटोटाइप का छोटा मॉडल? सर छोटे तो सर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनके छोटे मॉडल्स ही हम पहले बनाते हैं, लेकिन सर ऐसा फिक्स नहीं है कि हम कौन सा साइज बनाएं, वो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि छोटा मॉडल बड़ा मॉडल कौन सा होगा प्रोटोटाइप से? तो कॉस्टिंग ही ज़्यादा हो जाएगी प्रोटोटाइप से उसकी। नहीं सर, लेकिन कई चीज़ों में हमें मतलब बहुत डिटेल वो करना होता है, तो सर हम मॉडल को बड़ा भी बनाते हैं प्रोटोटाइप से। अच्छा सर आई कुडंट रिकॉल राइट नाउ। ओके, कोई नहीं। मुझे बताइए आप कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं तो हम फंडामेंटल रिलेशंस बनाते हैं, मतलब फॉर्मूलेज डेवलप करते हैं, उनके मेथड क्या क्या होते हैं?
सर उनके दो मेथड्स होते हैं, एक तो बकिंघम स्पाई मेथड होता है और एक रिलेज मेथड होता है। रिलेज मेथड को बताइए आप। सर रिलेज मेथड सर ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकता है। जैसे अगर कोई एक क्वांटिटी है वो तीन अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, बस तभी तक वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। क्या समझूं मैं? सर जैसे तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं MLT। क्वांटिटीज को मैं फंडामेंटल डायमेंशन बोलूँ ठीक रहेगा? नहीं सर, क्योंकि सर फंडामेंटल डायमेंशन से तो हर एक क्वांटिटी बनी हुई है। तो एक जैसे कोई भी एक क्वांटिटी है वो दूसरी और क्वांटिटीज पे भी डिपेंड करती है। तो सर जो फोरियर प्रिंसिपल क्या होता है? फोरियर प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनली होमोजेनियस। व्हाट इज द फोरियर प्रिंसिपल? कहीं डायमेंशनल एनालिसिस में फोरियर प्रिंसिपल काम आता है? इसके बाद आपने बकिंघम पाई मेथड बोला था, वो क्या होता है? सर बकिंघम पाई मेथड के अंदर सर हम पाई टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। सर उन पाई टर्म्स जैसे हमें ये बहुत कितनी भी क्वांटिटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे जो हमारी एक क्वांटिटी है वो और क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड करती है, 5-6 क्वांटिटीज़ में, तो हम सर पाई टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं और उन पाई ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, डायरेक्ट फोर्सेस इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर एंड विस्कोसिटी। सर इसमें 3 पाई टर्म्स हो जाएंगी। सर ये जो पाई टर्म्स होती है सर, नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए मुझे। सर ये डायमीटर है। डी डायमीटर। सर इसमें एक पाई टर्म होगी। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल बताइए। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? सर इसमें 3 वेरिएबल हैं। 3 रखेंगे सर, एक को कांस्टेंट रखते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर जितनी क्वांटिटीज़ है माइनस जितनी हमारे पास स्टैंडर्ड जो MLT हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं सर। सर इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने चाहिए। एक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक सर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए 3 क्वांटिटीज़ को चूज़ करते हैं और एक को कांस्टेंट रखते हैं और फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू m माइनस n। यस सर, ऐसा लिखते हैं। m क्या होता है यहाँ पर? सर m जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज़ हैं जो वेरिएबल हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और माइनस कर देते हैं यहाँ पर उनमें से टोटल नंबर 3 ऑफ वेरिएबल कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ इस जो फंक्शन मैंने ऊपर लिखा है, डायरेक्ट फोर्सेस इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर एंड विस्कोसिटी, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? सर डिपेंडेंट तो सर ये चलो रख दीजिए। बर्नौली इक्वेशन बताइए सर। बर्नौली इक्वेशन आप ये रख दीजिए। P by rho g is equals to v square by 2g plus z is equals to constant. Sir, P by rho g is the pressure energy per unit weight. मुझे वेट नहीं, मुझे बर्नौली इक्वेशन चाहिए। Yes, बर्नौली P by rho g। सर मैं इसके टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है। मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में बताइए। P by rho प्लस v square by सर P by rho plus v square by 2 plus gz पर यूनिट मास में।
प्लस आपने अभी पर यूनिट मास में बताया था, है ना। बर्नौली की अजम्पशंस क्या होती हैं? सर फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन होना चाहिए और स्टीडी होना चाहिए फ्लो, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लो, और जो है फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल? यस सर। अगर रोटेशनल को हमें करवाना है तो फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही होना चाहिए, मतलब जो फ्लो है उसमें एक ही, मतलब अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए अगर रोटेशनल में हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी है। स्ट्रीम लाइन पे, स्ट्रीम लाइन क्या होती है? सर स्ट्रीम लाइन एक फ्लो लाइन है जो हम जिसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट डालते हैं तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। और सर ये लाइन का वेलोसिटी देगा पार्टिकल का वेलोसिटी किस पॉइंट पर? सर जहाँ पे भी हम टेंजेंट डालेंगे उस पॉइंट पे वेलोसिटी देगा। यस सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा उस पार्टिकल की। उसका डायरेक्शन भी देगा? यस सर। वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से बह रहा है, किस डायरेक्शन में बह रहा है, ऐसा बताएगा? यस सर। तो दो स्ट्रीम लाइन आपस में काट सकती हैं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वरना फिर सर फिर एक पॉइंट पे फिर सर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी सर। टेंजेंट क्यों नहीं हो पाएगी? टेंजेंट ड्रॉ कहीं भी ड्रॉ कर दे। सर्कल पर टेंजेंट डालो, हर डायरेक्शन में निकल के आएगा घूमता घूमता। चलो, डेंसिटी क्या होता है सिंपल बताइए मुझे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। गैस का डेंसिटी ज़्यादा होता है सेम वॉल्यूम के लिए या फिर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है? लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का कारण? सर क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा फोर्स से बाइंड रहते हैं एज कम्पेयर टू गैस। गैसेस के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर रहते हैं क्योंकि उनमें जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। इस ग्लास के अंदर मैं कितना गैस भर सकता हूँ? सर पूरी तरह से कंप्लीट गैस। ये गिलास 1 लीटर का है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर गैस कितनी आ सकती है? 1 लीटर गैस। 1 लीटर आ सकती है। अब मैंने इसके अंदर 1 लीटर गैस भर दिया, दूसरा गिलास लिया उसमें भी 1 लीटर पानी है। अब इसकी डेंसिटी में मुझे अंतर बताइए, गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर गिलास वाटर की? सर मास 1 लीटर इसमें है, 1 लीटर दूसरे गिलास में है। 2 गिलास लिए मैंने, इस गिलास में भरा हुआ वाटर और दूसरे गिलास में 1 लीटर पानी, 1 लीटर भर दिया मैंने गैस। इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर गैस है। तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी इस समय या फिर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी? सर वाटर की ज़्यादा होगी। वाटर की ज़्यादा होगी डेंसिटी? डेंसिटी किस किस पर डिपेंड करती है? सर डेंसिटी तो सर पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस और उनके अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करती है। हाँ, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स भरे हुए हैं वो 1 लीटर है, दूसरे के अंदर भी 1 लीटर गैस है, तो इनके पार्टिकल्स में जितना गैप है उतना ही गैप तो होना चाहिए ना गैस के पार्टिकल में भी। जो पानी के पार्टिकल्स में उतना ही एयर गैस के में भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा होगा क्या पूछ रहा हूँ? नो सर। ऐसा नहीं, चलो ठीक है। मुझे बताओ, डेंसिटी आपने बोला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यस सर। तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है क्या? यस सर। मास और वॉल्यूम पर डेंसिटी डिपेंड करता है। मास बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी, अब वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, समुद्र है एक मेरे पास, समुद्र है, उसकी डेंसिटी कितना होता है वाटर का? 1000 कंसिडर करते हैं। 1000 kg/मीटर। आपने बोला मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। अब उसमें से मैंने 1 गिलास पानी बाहर निकाला, समुद्र के कंपैरेटिवली मास तो कम हुआ ना। तो इस वाटर की डेंसिटी, 1 गिलास में जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है?
सर वही है जो पानी तो मैंने मास कम किया है। आपने बोला था अभी मास कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास डेंसिटी भी घटेगी। मैंने एक समुद्र भरा हुआ था बहुत बड़ा, जितना जहां नजर जा रही थी वहां पानी पानी दिख रहा है, उसमें से एक गिलास पानी मैंने बाहर निकाला और इसका डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगा या फिर कुछ चेंज हो जाएगा? सर वही रहेगा। क्यों रहा? मास कम कर दिया मैंने बेटा। सर लेकिन जो फ्लूइड है सर, मतलब जो हमने भरा है वो तो सेम है, तो सर वो तो चीज़ें उसकी कांस्टेंट रहेगी सर डेंसिटी। फ्लूइड सेम है यस सर। तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इसी पानी को मैंने गर्म किया, ये वेपराइज होने लग गया, अब डेंसिटी बढ़ी, स्टेट बदल गई सर उसकी। हाँ डेंसिटी बढ़ा या घटा? सर उसकी डेंसिटी कम हो गई क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो गई। अच्छा ठीक है, चलो। एक तो पोस्चर के बारे में हम सबसे पहले सभी को ये बताते हैं। तो आप मास से लगातार खेल रही थी और थोड़ा टेंशन आपकी उंगलियों की मूवमेंट से उससे जाहिर हो रहा था। तो एक तो हाथ यूँ करके और फिर रखें, पकड़े नहीं हो जोर से, यूँ नहीं करें क्योंकि इससे ये टेंशन का ही प्रकार है। तो रिलैक्स होकर बैठें और मास से या अपना दुपट्टा है उससे खेलना मत, बालों को यूँ मत करना। बैठे हैं तो आई कांटेक्ट तो जो क्वेश्चन पूछता है उससे ज़्यादा होता है, बाकियों से कर्सरी तौर पे होता है। और दरवाजे से एंटर होते हो तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश मत करना, अपने आप होता है वो। और बाकी ठीक है, आप अपराइट बैठती हैं वो ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के लिए तो हम कहते हैं ये कि इसको बढ़ाओ। जनरल अवेयरनेस में कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। और एक पढ़े लिखे आदमी को जितना आना चाहिए वो आना ही चाहिए। फॉर्म जो भरते हो तो उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, अब आपने बुक्स के बारे में, ये तो बुक्स हमने आपसे ही पूछ ली, वरना हम ये पूछ सकते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया। तो कोई भी अच्छे राइटर्स के बारे में भी उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी या फलां बुक्स किसने लिखी है, या अब्दुल कलाम जी की बुक्स आ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसी हॉबी पे ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ी है उन्हीं के बारे में। बुक्स की रीडिंग, बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपकी हॉबी के बारे में भी आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। जिन डिपार्टमेंट्स के लिए भरते हो उनके बारे में पंचायती राज है, पंचायती राज के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और पॉजिटिविटी आपने टर्म यूज़ की, तो पॉजिटिविटी पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपने इंटर्नशिप का भरा ही नहीं है, फॉर्म भरें तो पूरा भरें। जयपुर राजस्थान लिखा तो जयपुर के बारे में पूछा जा सकता है, राजस्थान के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्वाति शब्द का ही अर्थ हमने पूछा जैसे, तो फॉर्म में जो भरोगे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आप तैयारी करके जाएं। और जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो पत्र पत्रिकाएँ हैं वो पढ़ें, अखबार पढ़ें, टीवी देखें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के समाचार वगैरह देखें, इससे आपको काफ़ी बातों का पता लग जाएगा। और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जितना भी हो सकता है, राजस्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानें, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानें। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। स्वाति, थ्रू आउट द इंटरव्यू आपका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपने मेंटेन रखा है इनिशियल स्टेज से लास्ट तक। कुछ पॉइंट पे कभी कभी थोड़ा कोई नर्वसनेस आई है, बाकी अच्छा था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे आप एंटर हुए तो एंटर होने के बाद में गेट का तो सर ने बता ही दिया। दूसरी चीज़, आपने विश नहीं किया किसी को, ठीक है ना, तो वो चीज़ याद रखनी है। और एक क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस टाइम पे आपके हाथ के मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको तभी हाथ के मूवमेंट करने हैं, और वो हाथ के भी मूवमेंट अपनी बॉडी की उसमें होने चाहिए, एरिया में। ऐसा नहीं कि इधर की तरफ हाथ जा रहा है या बाहर की तरफ हाथ जा रहा है। मूवमेंट कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब आपने वो करना है, ठीक है। एक आई कांटेक्ट का, जैसे सर ने बताया था कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपका आई कांटेक्ट मेरे से ही रहा है। 20-25 सेकंड होने के बाद में जब आप आंसर देने लगे
तब एक बार अगर 25 सेकंड हो गए हैं तो एक बार सबकी तरफ अपने को नज़र घुमा लेनी है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे सभी से, ठीक है ना। और एक क्या है, कुछ जगह पे आप मतलब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जैसे सर ने नोवेल के बारे में पूछा था, तो उस नोवेल के बारे में आप कोई लेडी के रिलेटेड बता रहे थे आप, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और कुछ ज़्यादा एनर्जी के साथ उसको बताने लग गए थे। तो जब आप पहले जैसी एनर्जी थी उसी एनर्जी को मेंटेन रखें, ओवर एक्साइटेड भी अपने को नहीं होना है। कुछ जगह पे आपने थोड़ा बहुत क्या किया है कि जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा आपने, नहीं आया आपको, तो आपने मुंह से बोलने की जगह गर्दन से गर्दन हिलाई। गर्दन यूजुअली हिलाते नहीं है, अपन मुंह से बोल देते हैं कि सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या फिर अभी नहीं आता है मेरे को, या जो भी है उससे होती। और एक दो जगह पे वर्ड्स जो यूज़ किए, जैसे आप उसके बारे में बोल रहे थे अपनी पॉजिटिविटी के बारे में, तो उस टाइम पे आपने वर्ड यूज़ किया था यार, अरे यार मैं फेल हो गई, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज किए थे आपने। आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अरे यार मैं फेल हो गई या फिर जो भी है उस चीज़ में, तो लेकिन वो थोड़ा वर्ड्स का अपना ध्यान रखना है। और वो नर्वसनेस जब बीच में आई थी उस टाइम पे आप फिंगर्स को भी करने लग गए थे और साथ ही साथ अपने लिप्स बाइट भी करने लग गए थे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ें इनको अपने को रिमूव करना है। नेक्स्ट जब भी मॉक इंटरव्यू हो तो इसमें ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। बाकी जो और चीज़ें थी, पॉजिटिव चीज़ें थी, वो तो है ही, उनको तो रखना ही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल गुड, अच्छा था आपका सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक था, सर ने बताया, लेकिन आपके हाथ कांप रहे थे, है ना। वो कॉन्फिडेंस ही होता है, धीरे धीरे हेजिटेशन दूर होगा, हम भी परफेक्ट होंगे। वो कोई परफेक्ट परिवार में होता नहीं है। आपने बीच में कई बार ऐसा बोला था, बाकी सारी बातें सर ने बता दी, कई बार ऐसा बोला था आपने, अगर मैं सही हूँ तो। ऐसा कभी यूज नहीं करना है। मैं सही हूँ या नहीं हूँ वो दो टप्पे की बात है, आता है तो बताऊंगी, नहीं आता तो सॉरी सर, ठीक है। आप सही हो या नहीं हो इसका क्या मतलब, ठीक है। हाँ, और टेक्निकली पढ़ना।